हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, 12th क्लास केमिस्ट्री का तीसरा लेसन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एपिसोड नंबर है 18वां, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज सेल डायग्राम, जिसको हम सेल आरेख भी कहते हैं। होता क्या है सेल डायग्राम या सेल आरेख कि किसी गैल्वेनिक सेल को या डेनियल सेल को जैसे एक सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल का निरूपण। कि गैल्वेनिक सेल को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए, वही होता है सेल आरेख या सेल डायग्राम। अब गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? गैल्वेनिक सेल में यह होता है कि ये जिंक की छड़ थी, ZnSO4 का विलयन था, ये बाहर लग जाना चाहिए आपको। पिछले एपिसोड में सब कुछ सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर Zn ठोस होता था बच्चों, जो यहां से Zn+2 विलयन के रूप में आ जाता था। इसके ब्रैकेट में लिखता था मैं AQ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 के रूप में विलयन में आ जाता था। और यहां पर क्या होता था, ये कॉपर की छड़ थी, CuSO4 का विलयन था, तो यहां से Cu+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और किसमें Cu ठोस के रूप में जमा हो जाता था, ठीक है। तो अगर मैं इस डेनियल सेल में देखूं तो एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों? एनोड पर यह हो रहा है कि Zn जो है वो ठोस अवस्था से Zn+2 में बदल रहा है और विलयन में जा रहा है। कैथोड पर क्या परिवर्तन हो रहा है बच्चों? कैथोड पर यह परिवर्तन हो रहा है कि Cu+2 जो विलयन में पड़ा था वो किसके रूप में जमा हो रहा है? Cu ठोस के रूप में जमा हो रहा है। अगर मैं इस सेल का सेल आरेख बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों? मेरे पास ये बनेगा सेल आरेख बनेगा कि पहले मैं एनोड पर परिवर्तन लिखूंगा और फिर मैं कैथोड पर परिवर्तन लिखूंगा। ऐसे लिखूंगा, सेल आरेख बराबर होता है एनोड पर परिवर्तन और फिर आप 2 लाइनें समांतर लाइनें लगाते हो। इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में लवण सेतु लगा हुआ है। इस समांतर रेखा का मतलब क्या होता है? लवण सेतु। और फिर मेरे को लिखना है कैथोड पर परिवर्तन, कैथोड पर परिवर्तन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि एनोड पर मेरे पास क्या परिवर्तन हुआ है कि Zn जो ठोस था वो Zn+2 विलयन में बदला है, ठीक है। एनोड पर परिवर्तन, तो एनोड पर क्या हुआ है? Zn+2 में बदला है। Zn ठोस लिखना है, एक लाइन लगानी है और फिर ये Zn+2 में बदल रहा है, एक्वस बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर 2 समांतर रेखाएं बनानी है जो इससे होनी चाहिए बड़ी। इसका मतलब ये कैथोड पर परिवर्तन हो गया, अब एनोड पर परिवर्तन हो गया। अब मेरे को लिखना है कैथोड पर परिवर्तन। कैथोड पर क्या हो रहा है? Cu+2 एक्वस, Cu ठोस में बदल रहा है, तो मैंने लिखा Cu+2 एक्वस और किस में बदल रहा है? Cu ठोस में बदल रहा है। तो ये एनोड पर परिवर्तन हो गया और ये कैथोड पर परिवर्तन हो गया। बीच में ये जो डबल लाइन बनाई है ये क्या है? लवण सेतु। क्या है बच्चों? लवण सेतु, ठीक है। और अगर इनकी सांद्रताएं दे रखी हैं तो आपको क्या करना है कि जो विलयन में है ना, ठोस की सांद्रता नहीं लिखनी है आपने, जो विलयन में है उसकी सांद्रता लिखनी है। अगर इसकी कोई सांद्रता दे रखी है तो वो यहां पर लिखनी है, नहीं दे रखी तो आप यहां पर लिख दो 1m, ठीक है। और ये ठोस है, ये विलयन में है, तो सांद्रता किसकी होती है? विलयन की। तो आप इसकी सांद्रता जो है विलयन में ये है, तो इसकी सांद्रता 1m ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आप लवण सेतु बनाओगे उसमें एनोड पर परिवर्तन, कैथोड पर परिवर्तन, बीच में क्या लगाओगे? 2 समांतर रेखाओं से किसको प्रदर्शित करते हो? लवण सेतु को, ठीक है। यहां जो लाइन लगाई गई है, ये जो लाइन लगाई गई है ये क्या है? फेज बाउंड्री है। इसको हम क्या कहते हैं? फेज बाउंड्री। क्या मतलब होता है फेज बाउंड्री का? कि ये प्रावस्था सीमा है कि ये ठोस से विलयन में बदल रहा है। तो इसके बीच में मैंने ये लाइन लगा दी कि ये ठोस है, ये विलयन है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इन दोनों की ये बीच में मैंने सीमा लगा दी। ये विलयन से ठोस में बदल रहा है, तो इन दोनों की प्रावस्था के बीच में ये मैंने लाइन लगा दी। मतलब इन दोनों की प्रावस्थाओं की सीमा ये है, इसको भी हम फेज बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेनियल सेल का सेल डायग्राम बना सकते हो। क्लियर बच्चों? अब आपने क्या करना है कि 2-3 एग्जांपल करने हैं, जिससे जो है इसी को अपने सेल डायग्राम कहते हैं, बस ये जो बनाया है। अब मैं इसके कुछ
एडवांस जो एग्जांपल्स हैं वो करवाता हूं। ये सिंपल तो बात हो गई, एक दो एडवांस एग्जांपल करवाता हूं। गौर करें बच्चों, ये मैं करता हूं साफ। इसका मतलब आपने पहले एनोड पर परिवर्तन लिखना है, बाद में कैथोड पर। एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। ठीक है, तो इधर गौर करो। अब जैसे मान लो ये पेपर में प्रश्न इस तरीके से आएगा कि आपको ऐसे समीकरण लिखी होगी कि एक सेल है जिसकी नेट सेल अभिक्रिया ये है, Zn ठोस Cu+2 एक्वस, और ये बन रहा है कि Zn+2 एक्वस और Cu ठोस। आपको कहेगा कि इस समीकरण के लिए सेल डायग्राम लिखो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप पहले इसमें से देखोगे कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो आपको ये पता है कि एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। तो हमने देखा Zn+2 में बदल रहा है। जब आवेश प्लस आवेश बढ़ता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, तो ऑक्सीकरण होता है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब ये एनोड है। तो आपने एनोड पर परिवर्तन लिख लिया, Zn ठोस से Zn+2 एक्वस। इसकी सांद्रता दे रखी है तो वो लिख दो, नहीं तो एकम लिख दिया। फिर आप लगाओगे लवण सेतु। फिर इधर क्या लिखते हो? कैथोड पर परिवर्तन। कैथोड ढूंढना पड़ेगा। कैथोड हमने देखा कि ये Cu+2 Cu में बदल रहा है। तो हमने देखा कि ये प्लस आवेश क्या हो रहा है बच्चों? Cu+2 से Cu का मतलब क्या? प्लस आवेश घट रहा है, और प्लस आवेश का घटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया किस पर होती है? कैथोड पर। तो कैथोड पर ये हो रहा है कि Cu+2 Cu में बदल रहा है, तो आप लिखोगे Cu+2 एक्वस और आगे लिख दोगे Cu ठोस, और इसकी सांद्रता जो है इसके ब्रैकेट में लिख दोगे। ये आपके पास इसका सेल डायग्राम हो गया। क्लियर बच्चों? चलो इस तरीके के प्रश्न और हम करते हैं। चलो ये उतार लेना। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर ये हो जाए ये तो बात ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं बढ़ा रहा हूं। अब बातें एडवांस सीखनी है। क्या? कि अगर कोई समीकरण ऐसी है, जैसे मैं लिख दिया H2 गैस और प्लस 2Ag प्लस एक्वस, और ये बन रहा है 2H प्लस एक्वस और 2Ag सॉलिड, ये बन रहा है। ठीक है, तो आप पहले इसमें एनोड ढूंढो। एनोड कौन सा होगा? H2 से H प्लस। देखो यहां पर कोई आवेश नहीं, जीरो, यहां पर +1, तो प्लस आवेश में क्या होगी? वृद्धि। प्लस आवेश में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ तो क्या है ये? एनोड, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो पहले एनोड पर जो परिवर्तन हुआ वो हम लिखेंगे कि H2 गैस जो थी वो आपको 2 नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है H प्लस। ये ध्यान रखना है कि इसके यहां जो राशियां लिखी होती है ना, वो नहीं लिखनी होती, सीधा लिखेंगे H प्लस, और किसमें आ गया? एक्वस में। ठीक है, विलियन में है तो विलियन में इसकी सांद्रता भी लिख देंगे। ये लो, इसकी सांद्रता लिख दी। तो ये एनोड पर परिवर्तन हो गया। फिर आपको क्या लगाना है? लवण सेतु, और फिर कैथोड पर परिवर्तन देखना है। कैथोड कौन सा है? जिस पर अपचयन होगा। अपचयन हमने देखा Ag प्लस से Ag बदल रहा है, इसका मतलब प्लस आवेश घट रहा है, और प्लस आवेश का घटना अपचयन कहलाता है। तो इसका मतलब है इसका अपचयन हुआ, तो ये क्या हो गया? कैथोड। कैथोड हो गया, तो इसको आप लिखोगे कैथोड पर क्या परिवर्तन हो रहा है? Ag प्लस Ag में बदल रहा है, तो आप लिखोगे Ag प्लस, किस में बदल रहा है? Ag प्लस एक्वस। किस में बदल रहा है? Ag ठोस में बदल रहा है। और ये विलयन में है, तो विलयन में विलयन की सांद्रता जो होगी वो सांद्रता हम लिख देंगे। क्लियर? अब ये बात तो होगी। अब बात गौर करना बच्चों, इधर देखो, बहुत जबरदस्त बात समझ में आ रही है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? कि अगर गैस आ जाए तो उसका जो दाब होगा वो दाब भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये लो, 1 एटमॉस्फेयर हमने इसका दाब लिख दिया। गौर करना कि अगर कोई गैस प्रावस्था आ जाए तो हमें उसका क्या करना है कि दाब भी लिखना होता है। ठीक है, अगर दिया हो तो ये दाब भी लिखना होता है। और विलयन की जो है वो सांद्रता लिखी जाती है। विलयन की, एक्वस का मतलब है विलयन, विलयन की लिखी जाती है सांद्रता, और गैस की लिखा जाता है दाब। तो हमने दाब लिख दिया। एक पॉइंट, एक और पॉइंट सीखो बेटा। क्या है कि आपको क्या करना है? ये गैस है, गैस सीधी हवा में तो होगी नहीं, वो गैस किसी ठोस धातु की सतह पर होगी, और गैस के साथ जो ठोस धातु ली जाती है वो प्लेटिनम की सतह पर H2 गैस को लिया जाता है। इसलिए हमें यहां पर Pt
प्लेटिनम की सतह पर ये H2 गैस ली जाती है, इसलिए इसको लिखेंगे Pt सॉलिड और यूं एक बीच में लाइन और लगाएंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का सेल डायग्राम ये बनेगा PTS H2 गैस 1 ATM किस में बदल रहा है, H प्लस एक्वस 1 m इसकी सांद्रता, फिर लवण सेतु Ag प्लस एक्वस 1 m सांद्रता और Ag सॉलिड में बदल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट सीखा कि अगर गैस होगी तो उसका दाब लिखा जाएगा, और गैस जिस सतह पर है, आप इसको प्लेटिनम, अक्रिय धातु होती है प्लेटिनम, इसलिए प्लेटिनम की सतह पर इसको लिया जाता है, तो यहां पर PTS और लगाया है कि ये H2 गैस है किस पर, ये भी हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक बात हो गई। फिर आप एक और पॉइंट सीखो, तीसरा पॉइंट। ठीक है, साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, देखो बच्चों क्या है कि मैंने जिसके जो 3 एग्जाम्पल है ना वो अलग अलग कर लिए हैं, और उन्हीं एग्जाम्पल से इसके सारे रूल भी हो रहे हैं। जो मैंने ये बातें बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ये इसके रूल है जो कि क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ रहे हैं। एक और देखो आप कि मेरे पास था Sn प्लस 2 एक्वस, तीसरा एग्जाम्पल करवा रहा हूं। Sn प्लस 2 एक्वस था जिसने 2Ag प्लस से अभिक्रिया की एक्वस से, और ये बदल गया किसके अंदर, Sn प्लस 4 एक्वस और 2Ag सॉलिड में बदल गया। इसके लिए आपको सेल डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पहले एनोड पर परिवर्तन, फिर लवण सेतु, फिर कैथोड पर परिवर्तन, ये तो हमें आता ही है। ठीक है, लेकिन एनोड और कैथोड छांटना बड़ी बात है। कैसे छांटोगे कि ये Sn प्लस 2 से प्लस 4 हो रहा है, प्लस आवेश बढ़ रहा है, प्लस आवेश बढ़ रहा है, तो भाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो मतलब एनोड, तो आप लिखोगे Sn प्लस 2 एक्वस किस में बदल रहा है, Sn प्लस 4 एक्वस में बदल रहा है। ठीक है, और फिर क्या लगाओगे, लवण सेतु, आपने ये लगा लिया, चलो फिर लवण सेतु, फिर आप देखोगे कैथोड पर परिवर्तन, यहां पर मैं ऐसे लगा देता हूं, फिर आप लिखोगे कैथोड पर परिवर्तन। कैथोड क्या है, Ag प्लस से Ag में बदल रहा है, प्लस आवेश घट रहा है, तो अपचयन, और अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर, तो ये लो जी एक्वस 1 m सांद्रता और Ag सॉलिड। ठीक है, इसकी भी मैंने 1 m सांद्रता लिख दी। लेकिन अब आपको गौर क्या करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि ये जो लाइन हम लगाते हैं ये क्या होती है, फेज बाउंड्री। मोस्ट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, आप क्लास छोड़ नहीं सकते, आपको ऐसा लगे कि अरे शुरू में पता लग गया सेल डायग्राम तो क्या होता है, अब आगे क्या देखना है, ऐसा नहीं है। आपको हर एक एग्जाम्पल में नई चीज सीखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, ये क्या था, ये फेज बाउंड्री थी। फेज मतलब विलयन से ठोस में बदल रहा है, फेज बदल रही है, तो हमने बाउंड्री लगाई। यहां पर तो देखो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, फेज बदल ही नहीं रही है, दोनों ही विलयन है, तो आप ये फेज बाउंड्री भी नहीं लगाओगे। वाह, जबरदस्त बात। क्या कि ये फेज बाउंड्री तो तब लगती है जब फेज बदले, फेज बदल ही नहीं रही तो फेज बाउंड्री भी नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे, यहां पे लगा दोगे कोमा। क्या लगा दोगे, कोमा। ठीक है, तो इस तरीके से कोमा लगा करके प्रदर्शित कर देंगे जब क्या हो, फेज ना बदले। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसका मतलब Sn प्लस 2 Sn प्लस 4 में बदल करके इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके रास्ते, किसी न किसी तार के रास्ते जाएगा, और इसके अंदर जो तार लगाई जाती है वो प्लेटिनम की लगाई जाती है। सारों में धातु अक्रिय धातु का इलेक्ट्रोड जहां लेना होता है ना, वहां प्लेटिनम ही लिया जाता है। तो यहां पर भी इसके साथ क्या होगा, प्लेटिनम होगा, Pt सॉलिड होगा। ठीक है, तो इसका सेल डायग्राम ये बनेगा बच्चों। तो इसमें आपने क्या विशेष बात सीखी, स्पेशल पॉइंट, कि यहाँ पे जो फेज बाउंड्री थी सीधी लाइन नहीं लगेगी, और जब दोनों ही विलयन में हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो वो जाएंगे किसके माध्यम से, किसी ना किसी तार के माध्यम से जाएंगे, तो तार किसके लगाओगे, प्लेटिनम की। इसलिए हमने यहाँ पर Pt भी लिखा और यहाँ पे लिखा S। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से ये आपके पास हो गए बच्चों 3 एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास क्वेश्चन यही नहीं आएगा कि आपको समीकरण दी होगी, सेल डायग्राम बनाना होगा, यही क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको सेल डायग्राम दे दे और समीकरण बनाने के लिए कह दे। ठीक है, तो उल्टा भी हो सकता है, इसलिए आप ये भी सीखो। चलो अब मैं आपको इसका ऑपोजिट सिखा रहा हूं बच्चों, गौर करो कि जैसे कि
आपको एक सिंपल सी बात सीखनी है। पहले मैं एक इजी एग्जांपल बताता हूं। क्या आपको सेल डायग्राम लिख दिया कि Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस, लवण से तू Cu+2 एक्वस और Cu सॉलिड। आपको अगर सांद्रताएं दे रखी हैं तो लिख दो, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, ठीक है। 1m लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात बन गई। अब इससे आपको कह दे कि सेल समीकरण बनाओ। ये सेल डायग्राम है, सेल आरेख है, और क्या लिख दे, सेल समीकरण लिखो। तो आपको सेल समीकरण कैसे लिखनी होगी, आप क्या करो, ये एनोड पर परिवर्तन है ना, तो एनोड पर परिवर्तन मतलब Zn+2 में बदल रहा है, तो आप यहां पर लिखो Zn और तीर लगा करके यहां पे लिख दो Zn+2। लो, एक तो बात ये होगी। अब ये क्या है, कैथोड पर परिवर्तन, इसमें Cu+2 Cu में बदल रहा है, तो आप यहां पर लिखो Cu+2 एक्वस, और किसमें बदल रहा है, Cu ठोस के अंदर। ये लो, आपके पास समीकरण बन गई है सेल आरेख से। यहां से यहां परिवर्तन, ये लिख करके तीर लगा करके ये लिख दो, और फिर ये लिख करके ये लिख दो, ये आपके पास सेल आरेख हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना आसान तो होता नहीं केमिस्ट्री, और इतनी आसान, कुछ तो आपको एक्स्ट्रा सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात और सिखाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, जबरदस्त सा आपको वो बनाना है। देखो क्या है कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि सेल डायग्राम दे रखा है, और उससे जो है आपने सेल समीकरण लिखनी है। तो क्या दे रखा है सेल आरेख डायग्राम, ये दे दिया Zn ठोस से Zn+2 एक्वस, लवण से तू, और यहां पर दे दिया Br2 से Br-। लेकिन इसके अंदर ये थोड़ी सी बात सीखना बच्चों, एक कि ये जो Br2 Br- में बदल रहा है ये सही है, लेकिन Br2 गैस किस पर है, Pt धातु की सतह पर है, ठीक है। इसलिए यहां पर Pt अपने बीच में नहीं लिखेंगे कहीं भी, Pt तो या तो लास्ट में लिखा जाएगा या शुरू में लिखा जाएगा, इसलिए आपको इसको बदलना पड़ेगा। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे Br- से Br2, और यहां पर लिखोगे Pt ठोस। ये मजेदार बात होगी भाई, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं कैसे हुआ ये। अब आपको कह दे कि इसका सेल समीकरण लिखो, ये सेल आरेख दे दिया, समीकरण लिखो, तो आप क्या करोगे, Zn किसमें बदल रहा है, Zn+2 में। Zn ठोस जो है वो बदल रहा है Zn+2 एक्वस के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है, आप इसको देखो तो आपको लगेगा कि Br- Br2 में बदल रहा है, ठीक है। इसका मतलब Br- Br2 में कब बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो आपने देखा Zn से Zn+2 बन रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Br- से Br2 बदले, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकते, एक को त्यागने पड़ेंगे, एक को ग्रहण करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये इसमें नहीं बदल रहा है, एक्चुअली Br2 Br- में बदल रहा है। हमने इसको उलट करके लिख दिया। क्यों उलट करके लिखा, क्योंकि Br2 Pt के साथ लिखना था, और Pt लास्ट में लिखा जा सकता था, इसलिए Br2 को हमने लास्ट में लिखा। तो इसका मतलब यहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है कि Br2 जो है वो Br- में बदल रहा है, ठीक है। तो ये Br2 Br- में बदल रहा है। संतुलित करने के लिए आप यहां पर लगाओगे 2, क्योंकि यहां पर Br2 है, तो यहां पर भी 2 Br- लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से समीकरण बनेगी। दोबारा देख लो, Zn से बड़ा Zn+2, ठीक है। तो आपने यहां पर लिखा Zn, यहां पर लिखा Zn+2। इधर लिखा हुआ था Br- से Br2, लेकिन आप यहां पर Br- से Br2 लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि Zn से Zn+2 भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और Br- से अगर मैं Br2 लिखूं तो इसका मतलब है ये माइनस क्या कर रहा है, त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो Br2 बनेगा, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्या क्या है इसका मतलब, ये इधर नहीं बदल रहा, ये क्या हो रहा है, Br2 Br- में बदल रहा है। तो आप यहां पर Br2 लिखोगे और यहां पर Br- लिखोगे, ठीक है। अब मैं अगर इसकी मान लो सेल आरेख बनाऊं, इसका ये वाला सेल आरेख बनाऊं, ये समीकरण से सेल आरेख बनाऊं, तो क्या करूंगा, पहले एनोड पर परिवर्तन, ये लो, तो मैंने लिखा Zn ठोस से Zn+2 एक्वस, लवण से तू। फिर मैंने देखा कि कैथोड पर क्या हो रहा है कि Br2 Br- में बदल रहा है, तो कैथोड पर परिवर्तन हो रहा है Br2 किसमें बदल रहा है, Br- के अंदर, ठीक है। लेकिन ये गैस है, और ये गैस किस किस सतह पर ली जाएगी, प्लेटिनम की सतह पर। तो प्लेटिनम तो मैं यहां पर तो लिख नहीं सकता,
या तो मैं पीटी लास्ट में लिखता हूं, ये मैं शुरू में लिखता हूं। इसलिए क्या करूंगा कि ये Br माइनस को इधर कर दूंगा, उसको कहूंगा कि तू इधर आ जाए यार, मेरे साथ पीटी ने भी बैठना है, तो इसलिए यहां पर Br2 कर देंगे और ये पीटी कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि Br माइनस Br2 में बदल रहा है, बदल तो Br2 ही Br माइनस में ही रहा है। ठीक है, लेकिन हमने Br2 को लास्ट में पीटी के कारण लिखा है। ठीक है, तो ये विशेष बातें हैं बच्चों। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि बुक हम फॉलो कर रहे हैं, हम बुक का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुक की चीजों को सोचने का नजरिया, सोचने का अंदाज जो है हमारा क्या है, थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस चीज जो टॉपिक किताब में जो लाइन लिखी हुई है उसके आसपास की चीजें भी हम सोच लेते हैं। ठीक है, यही असली पढ़ाई है बच्चों, यही असली सीखना है। अदरवाइज रटना है तो सेल डायग्राम तो हो ही गया, एनोड पर परिवर्तन, लवण से तो कैथोड पर परिवर्तन, ये है बस खत्म। लेकिन क्या इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या इससे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्वेश्चन करने के लिए तो आपको क्वेश्चन से भिड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन से टकराओगे नहीं, आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ लेकर के जाता हूं। ये सारे एग्जांपल जो है, अब आपको एक लास्ट एग्जांपल और करवाता हूं और इसके बाद सेल डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। गौर करो बच्चों, लास्ट एग्जांपल क्या है कि मेरे पास एक था Cr, ठीक है, ठोस, और ये इसका सेल डायग्राम बना रहा हूं, ये बन गया Cr+3 एक्वस लवण सेतु। आप यहां पर मैं सांद्रता लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं लिखनी है। अगर आपको किताब में दी गई होगी, प्रश्न में दी गई होगी, तो आपको लिखनी है, ध्यान रखना। और लवण सेतु लग गया, और आगे बन रहा है कि I माइनस, और किस में बदल रहा है, I माइनस बदल रहा है I2, और ये हो गया PT। ठीक है, तो अब आप लिखोगे समीकरण। क्या लिखोगे समीकरण? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पिछले वाले एग्जाम्पल को भी ऐसे ही कर सकते हो। आप क्या करो, दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो। आपने देखा कि Cr+3 में बदल रहा है, तो +3 का मतलब है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो मतलब क्या होगा, एनोड। तो एनोड पर तो ये परिवर्तन हो रहा है कि Cr ठोस जो है वो Cr+3 एक्वस में बदल रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। फिर आप देखो कैथोड पर परिवर्तन, कैथोड पर परिवर्तन। अब क्योंकि लवण सेतु के इधर क्या लिखा होता है, कैथोड लिखा होता है, तो हम इस कैथोड की बात करेंगे। अब कैथोड पर अगर इसको देखें तो हमें पता लग रहा है कि यार I माइनस किस में बदल रहा है, I2 के अंदर। अरे इसके ऊपर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन था, यहां पर कोई माइनस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। क्या ये पॉसिबल है कि ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागे, मतलब इसका भी ऑक्सीकरण और इसका भी ऑक्सीकरण हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, तो कैथोड पर तो अपचयन होना चाहिए। इसका मतलब ये अभिक्रिया ऐसे नहीं है, I माइनस I2 में नहीं बदल रहा है। क्या हो रहा है कि I2 जो है वो 2I माइनस में बदल रहा है, लेकिन क्योंकि I2 गैस को मैंने PT के साथ लिखना था, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है। क्लियर? अब क्या हुआ कि ये क्या करेगा कि ये I2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी तो 2I माइनस में बदलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास समीकरण होगी I2 + 2 इलेक्ट्रॉन और 2I माइनस। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। ये एक अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, ये एक अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, दोनों को जोड़ूंगा तभी तो नेट सेल आएगी। लेकिन मैं जोड़ तब तक नहीं सकता बच्चों, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। कोई न्यूमेरिकल करोगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जोड़ मैं तब तक नहीं सकता जब मैं ये वाले और ये वाले इलेक्ट्रॉन बराबर करके काट ना दूं, क्योंकि ये तीर के इधर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ये तीर के इधर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, इसलिए ये दोनों कट सकते हैं। जब मैं जोड़ूंगा दोनों समीकरणों को, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, लेकिन कटेंगे कब, जब दोनों बराबर हों। अब बराबर करने के लिए क्या करता हूं, मैं इस समीकरण को गुणा कर देता हूं 2 से, ये 2 है और ये 3 है, इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 तिया 6, और इस समीकरण को गुणा कर देता हूं मैं 3 से, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये 3 दूनी 6, ये 2 तिया 6। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर। अब इसको 2 समीकरण को 2 से गुणा कर लो। पहले देखो, इस समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2Cr ठोस, और बन रहा है
2Cr प्लस 3 एक्वस और 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की होगी। अब कैथोड वाली को आपने 3 से गुणा किया। ये क्यों कर रहे हो? आपने दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करके काटने हैं, इसलिए कर रहे हो। ये 3 से गुणा किया तो ये बन गया हमारे पास कैथोड पर ये बन गया 3i2। i2 को 3 से गुणा किया 3 हो गया, प्लस 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 तिया 6i माइनस हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ो। अब इनको जोड़ोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इधर है, तो तीर के दोनों ऑपोजिट साइड है, तो दोनों को 2 काट। अब क्या बच गया कि 2Cr ठोस प्लस 3i2 और बन गया हमारे पास 2Cr प्लस 3 एक्वस और 6i माइनस। तो अब आप देख भी लो कि ये क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसकी नेट सेल अभिक्रिया जो है वो हमारे पास ये बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चंस दे सकता है बच्चों, क्या कि या तो आपको समीकरण दे करके लवण सेतु सेल डायग्राम पूछ ले, और या फिर सेल डायग्राम दे करके समीकरण पूछ ले। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है आपको कर रहे हैं। एक एग्जांपल जो है मैं आपको करने के लिए देता हूं बच्चों, जिसको आपने बना करके और मुझे बताना है कि सर हमसे बन गया या नहीं बना। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। चलो देखो क्या हुआ, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। चलो आप मुझे बताओगे कि ये समझ आपसे क्वेश्चन बना या नहीं बना। एक समीकरण मैंने लिखी Fe प्लस 2, या मैं पहले सेल डायग्राम लिखता हूं और उससे आप समीकरण लिखो। सेल डायग्राम मैंने ये लिखा Fe ठोस से Fe प्लस 3 लवण सेतु एक्वस है और Ag प्लस से Ag ठोस। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए ये लवण सेतु डबल लाइन लगेगी, ये एक्वस आएगा। इसके लिए आपको समीकरण लिखनी है बच्चों। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये ए नंबर क्वेश्चन है, ये ए नंबर क्वेश्चन किस किस से हो गया, कि ये समीकरण कितने लोगों से बन गई। ठीक है, और एक और जो है बी पॉइंट और मैं लिख रहा हूं कि क्वेश्चन है मेरे पास इस तरीके से, H2 समीकरण लिख रहा हूं अब मैं, H2 गैस प्लस AgCl और ये बन रहा है मेरे पास 2H प्लस 2Cl माइनस और Ag 2Ag ठोस। ठीक है, इसके लिए आपने सेल डायग्राम बनाना है, ये बी है। ठीक है, ये मैं बनवा दूं क्या, या आप बनाओगे? चलो आप ऐसे करो, मैं बनाता हूं, आप इसको एक बार वीडियो को रोक करके आप इसको बना करके देखना और फिर मेरे को बताना कि ये बी क्वेश्चन कितने लोगों का सही था। बनाता हूं मैं पहले। देखो मेरे को क्या करना है कि मेरे को पहले सेल डायग्राम बनाना है, तो एनोड पर परिवर्तन और फिर क्या लिखना है, कैथोड पर परिवर्तन। अब एनोड पर परिवर्तन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब H2 गैस H प्लस में बदल रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो 0 से +1 ऑक्सीकरण बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। तो आप लिखोगे H2 गैस से किस में बदल रहा है, H प्लस एक्वस में बदल रहा है। ठीक है, और फिर लेकिन क्या है कि इस H प्लस के साथ Cl भी लिखा हुआ है, तो आप क्या कर लो, इसको सीधा HCl भी लिख सकते हो। या तो आप ऐसे करो कि H प्लस और एक्वस लिख दो, बस Cl को लिखो ही ना। या अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में अगर ऐसा दे रखा हो तो भी आपको सही मानना है इसको, ये क्योंकि ये H प्लस और Cl माइनस HCl बना लेंगे, तो HCl लिखा हो तब भी आपको सही मानना है। और अगर आपको सिर्फ H प्लस एक्वस दे दिया तो भी आपको सही मानना है। ठीक है, ऐसा एक कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने कंपटीशन का क्वेश्चन दिया है, तो HCl एक्वस लिखा हुआ था उसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, फिर लवण सेतु, एनोड पर परिवर्तन तो हो गया पूरा, कैथोड पर AgCl बदल रहा है Ag प्लस के, Ag ठोस के अंदर। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो AgCl एक्वस और किसमें बदल रहा है, Ag ठोस के अंदर बदल रहा है। और ये H2 गैस थी, गैस किस पर लोगे,
पीटी सॉलिड पर लोगे, पीटी की सतह पर लोगे तो ये पीटी सॉलिड यहां पर आ जाएगा। तो ये सेल डायग्राम बनाएगा। अगर किसी ने ये पहले बना लिया हो तो मुझे बताना कमेंट में कि कितने लोगों से बी नंबर क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, क्यों आप ऐसे घबराना मत, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है PTS H2 गैस और H प्लस एक्वस लवण सेतु, AgCl को आप Ag प्लस एक्वस भी लिख सकते हो और यहां पर Ag ठोस भी लिख सकते हो। इसको AgCl भी लिख सकते हो, Ag प्लस एक्वस भी लिख सकते हो। तो ये एनोड पर परिवर्तन, ये कैथोड पर परिवर्तन, ये क्या आ गया लवण सेतु, ये आ गया लवण सेतु और ये H2 गैस पीटी की सतह पर ली गई है। तो AgCl को आप Ag प्लस भी लिख सकते हो और AgCl भी लिख सकते हो। इसी तरीके से HCl को आप H प्लस भी लिख सकते हो और HCl भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चों आपकी कंप्लीट। ए और बी क्वेश्चन कितने लोगों से हुआ ये मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो गुड लक बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि पिछले साल 12th के अंदर एक न्यूमेरिकल आया था, वो इसी पर आधारित था। ठीक है, तो वो मैं आगे करवाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। ओके, पढ़ते रहो बच्चों।